नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आखिर किसने दी है धमकी, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली में आज सुबह 40 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। आर.के.पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार स्थित जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल सहित बाकी स्कूलों में भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली दमकल विभाग की इस घटना की सूचना दी गई। धमकी भरे इस ईमेल के बाद सभी स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर भेज दिया, साथ ही पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि आज दिल्ली में 40 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से धमकी मिली है। ईमेल में लिखा है कि मैंने स्कूल भवनों के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छे तरीके से छुपाए हुए हैं। इससे इमारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बम फटने से कई लोग घायल हो जाएंगे। अगर मुझे $30,000 नहीं दिए तो मैं बमों को ब्लास्ट कर दूंगा। सीएम आतिशी ने इस पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम आतिशी ने कहा कि यह ईमेल 8 दिसंबर की रात लगभग 11:38 बजे आया। मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार की ओर से इस स्थिति में निपटने के तरीके की आलोचना की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां खेरिया हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आखिर किसने दी है धमकी, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के खेरिया एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आने के बाद आगरा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खेरिया एयरपोर्ट के इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर के पास एक मेल आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से आगरा पुलिस को बताया कि एयरपोर्ट के अंदर बाथरूम में बम लगने का मेल आया है, जिसके बाद पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। उन्होंने खेरिया एयरपोर्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वहां पर ऐसी कोई जो सूचना मिली थी, ऐसा कोई कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिस व्यक्ति ने ये मेल भेजा था उसकी आगरा पुलिस तलाश कर रही है। आगरा पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में किसको जगह मिली है और किसका पत्ता कटा है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट इस बार बदल गई। इस बार वो पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे, जो हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर हुआ। पिछली बार पड़पड़गंज से बड़ी मुश्किलों से चुनाव जीत पाए मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है, जबकि पहाड़गंज से अवध ओझा मैदान में उतरे हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी की है, जिसमें नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडगा से जसवीर कालरा, मंगोलपुरी से राकेश जाटव, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पूरणदीप, पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिड़ला, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुंदर भारद्वाज, पालन से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, देवली से प्रेम कुमार चौहान, तिलोकपुरी से अंजना पर्चा, पहाड़गंज से अवध ओझा, कृष्णनगर से विकास बग्गा, गांधीनगर से नवीन चौधरी, शादरा से जितेंद्र सिंह, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद पार्टी में शामिल हुए हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आखिर क्या है पूरी खबर, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर करके भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है। जैसे कि हमको बता दें, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू भाई मुस्लिम के ऊपर जो है कि बराबर जो है अत्याचार किया जा रहा है। जैसे कि हमको बता दें, जिसको लेकर के भारत में जो है कि इसका काफ़ी हर जिले हर राज्य में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं कहीं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, कहीं इसका भी तगड़ा विरोध किया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, जो हिंदू भाई बहन बेटियों के ऊपर जो है कि अत्याचार करने का मामला जो सामने आ रहे हैं। बराबर जो
है कि हिंदू भाई बहनों को जो है कि बराबर सताया जा रहा है बांग्लादेश में, जिसको लेकर करके भारतवासियों लोगों ने ठाना है कि हिंदुओं को बचाना है। जैसे कि हमको बता दें, वहीं अगर पीलीभीत की बात कर लें, वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। आखिर किस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। बता दें कि आज एक बार फिर से जो किसानों का जो आंदोलन लगातार काफी समय से चल रहा है, बता दें कि फरवरी से लेकर अभी तक बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, उनका जो मांगे हैं उनकी वो कई मांगे हैं, जो कि पिछली बार सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन जो बाकी जो मांगे हैं वो अभी भी मनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते जा रहे हैं। बता दें कि कल इतवार में सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की थी याचिका की तरफ से, और उन्होंने साफ साफ मांग की है कि हमारी जो मांग है पूरी की जाए। लेकिन आज जब सोमवार का दिन था, सोमवार दिन जब जज बैठे तो उन्होंने जब सुनवाई की बात कही तो साफ इनकार करता है कि अब इस किसी भी पिटीशन पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इन्हीं मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किसानों की जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है, और जो आंदोलनकारी हैं अग्र होते जा रहे हैं, चाहे चिल्ला बॉर्डर की बात करें या फिर सिद्धू बॉर्डर की बात करें, कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद क्या किसान शांत बैठेंगे या फिर कोई नया और उसमें मौका निकालेंगे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन लेती, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी नेशनल हाईवे को जाम करता है तो नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि वहाँ की आवाजाही जो है, लोगों की जो समस्या है वो उनको दिक्कत ना हो, यानी कि जो वाहन है वो आ जाए, लोगों को परेशानी ना हो। वही रेल मार्ग को भी साफ साफ कहा है कि उस पटरी पर जो लोग बैठे उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल बनता है कि आखिरकार किसान अगली की रणनीति में क्या नया फैसला लेंगे। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां सपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा नेता सूरज चौधरी ने 500 साथियों के साथ पार्टी को छोड़ दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी विधानसभा की उपचुनाव में बड़ा झटका लगने के बाद भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही है। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया। सूरज चौधरी का आरोप है कि मिल्कीपुर में परिवारवाद है, और सांसद अवधेश प्रसाद ने सांसदीय चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि जीत के बाद चुनाव में सूरज चौधरी को टिकट दिलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही चल रहा है। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 7 सीटों पर कब्जा किया और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पाले में आई। उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी पर करहल, मैनपुरी, कटहरी समेत कई सीटों पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा। शायद इन्हीं आरोपों के चलते कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बड़ा झटका भी लगा। लेकिन अयोध्या की सबसे अहम सीट मिल्कीपुर पर भी अब रार शुरू हो गया है, जिसका खामियाजा 27 के रण में भी भुगतना पड़ सकता है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर अपडेट लिया है। खेलों की तैयारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, मैदानों का निरीक्षण हो चुका है, और अब तैयारी इस बात की है कि इन खेलों को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जिस तरीके से राज्य में G20 का समिट कार्यक्रम संपन्न हुआ था, 3 बैठकें G20 की यहाँ पर संपन्न हुई थी, और सभी लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता निभाई थी ताकि वो बैठकें संपन्न हो सके और उत्तराखंड की एक नई पहचान बन सके। उसी तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों को भी नई पहचान देने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की जन सहभागिता होना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आह्वान किया है, क्योंकि जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, टिहरी इन सभी जगहों पर होने जा रहा है। ऐसे में
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता इन खेलों के प्रति बढ़ सके, उत्तराखंड की जो खेल प्रतिभा है वो आगे आ सके, उनको एक मंच प्रदान हो सके और खेलों के क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य का नया नाम हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग इन सब चीज़ों को देखने का काम करें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कैमरामैन हसन आजाद, अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर गाजियाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार के लिए सप्लाई की जा रही अवैध शराब की खेप को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने क्या कुछ कार्रवाई की है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रथम चौधरी। गाजियाबाद में अवैध शराब का एक बड़ी खेप बरामद हुआ है। आपको बता दें, गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और मधुबन बाबूधाम पुलिस ने मिलकर बिहार ले जा रही 210 पेटी, जिसकी कीमत बताई जा रही है 12 लाख रुपए, वो पकड़ी है। आपको बता दें, अभियुक्त अशोक कुमार, जो कि ड्राइवर है एक ट्रक का, जो कि हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ से शराब लेकर बिहार सप्लाई करता था। पुलिस ने आइसर ट्रक और 12 लाख रुपए की शराब भी बरामद की है। मामले में अशोक जो है वो उसके संपर्क रेवाड़ी के नरेश यादव से भी था और वो नरेश यादव से मिलकर बिहार शराब सप्लाई करता था। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर झांसी से है, जहां लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आखिर क्या है लेखपालों की मांगे, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। आज तहसील में लेखपालों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। लेखपालों की मांग है कि बीडा में अब वो कार्य नहीं कर सकते। बीडा में कार्य करने के चलते जो तहसील स्तर के काम हैं वो काफी समय से लंबित डले हुए हैं, जिसको लेकर आज लेखपालों द्वारा तहसील में ज्ञापन दिया गया और उनसे मांग की गई है कि उनकी ड्यूटी बीडा से हटाकर अब तहसील स्तर पर काम करने के लिए लगाई जाए। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर गाजियाबाद से है, जहां गोहत्या को लेकर मीट फैक्ट्री को लेकर साधु ने पैदल मार्च निकाला। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता प्रथम चौधरी। गो हत्या और मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में आज हजारों साधुओं ने गाजियाबाद के कविनगर रामला मैदान से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करी। आपको बता दें, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर गो हत्या रोकने के लिए और उस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की है। बाबा ने कहा है कि अन्य राज्यों में जो गौ संरक्षण के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित भी किया है, और जबकि आसाम में गो मांस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो उन्होंने पत्र भेजकर ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक साधु हैं और साधु होने के नाते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस पर ध्यान दें। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। खबर मैनपुरी से है, जहां समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंची मां बेटी को डीएम से बहस करना महंगा पड़ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में किसनी तहसील पर समाधान दिवस के दिन पीड़िता अपनी बेटी के साथ शिकायत करने पहुंची। पूरा मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के बहरा मऊ का है, जहां की रहने वाली राधा देवी अपनी बेटी के साथ, दिव्या के साथ समाधान दिवस में शिकायत करने पहुंची थी। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह द्वारा उन पर ऊंची आवाज में बात करना और आत्मदाह करने की बात कह दी गई, जिससे जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने उनको शांति भंग और शोर शराबा करने के लिए जो थाना था किसनी थाने पर बैठा दिया और उसके बाद उन पर कार्रवाई कर दी। कार्रवाई होने के बाद सोशल मीडिया पर पीड़िता जो दिव्या है, उसकी बेटी है राधा देवी की, उसने एक अपना वीडियो अपलोड किया है। उसमें साफ तौर से कहा है कि अधिकारियों जो मैनपुरी के जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा उन पर जेल भेजने की जो कार्रवाई है, जिस तरीके की उनकी कार्रवाई की है, थाने पर बैठाया गया, उससे पूर्ण रूप से नाराज हैं और दबंगों ने उनकी मात्र 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। 2019 से लगातार अब अधिकारियों के चक्कर लगा कर पीड़िता और उसकी बेटी थक चुकी हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने गुस्से में आकर इस तरीके की कार्रवाई की है। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी अपना जो अपना पक्ष रखा है, उन्होंने कहा है कि जो आत्मदाह कहने के लिए बात कही गई थी, उसके लिए आत्म जीवन सुरक्षा हेतु जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो मेरे द्वारा की गई है, और जो भी आत्मदाह करने की जो बात कहेगा इसके लिए इस तरीके की कार्रवाई करना उनके लिए ठीक रहा।
इसलिए उन्होंने माँ बेटी दोनों को ही थाने पर बैठा दिया था, जिसके चलते ही सोशल मीडिया पर जब कुछ उनकी जो खबर है वो वायरल हुई, उसका वीडियो जो वायरल हुआ माँ बेटी का, उसके बाद प्रशासन ने एक्शन में कार्रवाई तो कर दी, मगर सुबह जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है और पीड़िता को जल्द से जल्द जमीन जो उनकी जिन लोगों ने कब्जा किया है उससे मुक्त कराए जाने की बात कही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। खबर मैनपुरी से है, जहां दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी देने संवाददाता मुकेश कुमार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दिव्यांगजन प्रदर्शन करते हुए सीडीओ और बीडीओ और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन पर दिव्यांगजन तो लाभ लेने के लिए आवेदन भी करते हैं, मगर उनमें जो रिपोर्ट लग रही है वो पूर्ण रूप से गलत है। उनका फीडबैक जो है वो खराब दिया जा रहा है और मुख्य टारगेट जो है उस सीडीओ पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। राममोहन मिश्रा जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जितनी भी योजनाएं ग्रामीण अंचलों तक चल रही हैं और जो लागू हैं उन पर जो रिपोर्ट जब लगती है, जांच होती है, उसमें दिव्यांगजनों को दरकिनारे कर दिया जाता है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह से जो राममोहन मिश्रा है अध्यक्ष, उन्होंने अपनी खबर झांसी से है, जहां स्मार्ट सिटी में हुए 300 करोड़ के घोटाले को लेकर कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। झांसी नगर निगम के महापौर के द्वारा कार्यकारिणी बैठक में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की जो बात सामने आई है स्मार्ट सिटी की, उसको लेकर अब कांग्रेस उनका घेराव करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके चलते हुए 21 तारीख को मंडल आयुक्त को ज्ञापन देकर महापौर का घेराव भी करेंगे और अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस का सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान फिर से फ्लॉप हो गया। आखिर क्यों हुआ फ्लॉप, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में लगातार बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले 11 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। आपको बता दें, ऐसा एक मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर 11 मुलजिम थे, उनको एक ऑटो पर सवार करके शाहबाद जस्सी लाया जा रहा है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी बैठे हुए थे। लगभग 14 लोग एक ऑटो पर सवार थे और सबसे बड़ा ये हरदोई पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ वहाँ यातायात का अभी समापन हुआ है, लेकिन हरदोई पुलिस यातायात को खुद ही धराशाही करे में लगी हुई है, लेकिन हरदोई पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आपको बता दें कि इतने हादसे हो चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। पुलिस ने आज एक बड़े गिरोह को पकड़ा जो गांव-गांव में जाकर नकली नोट बनाया करते थे। एक ऐसी मामला लवन गांव का है बलौदा जिले के, जहां पर कुछ व्यापारियों को नकली नोट बना कुछ लोगों ने दे दिया था, जिसकी व्यापारियों ने तत्काल शिकायत थाने में की। थाने में जैसी शिकायत की थाने के पुलिस के द्वारा चारों तरफ मुखबिर फैलाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 6400 रुपये नकली नोट जब्त किए गए। ये 500, 200 और 100 के नोट थे। आपको बता दें, जब इनसे कड़ी पूछताछ पुलिस ने की तो इन्होंने बताया कि रायपुर के नवा गांव भाटा गांव में ये एक मकान के किराए में रहकर नकली नोट बनाते थे और उसी को वहां से सप्लाई करते थे, अपने ग्राहकों के माध्यम से ये नोट को देते थे। जब उनके पास से पकड़ा गया तो 2,32,000 से अधिक के नकली नोट इनके पास से जब्त किए गए हैं और इनके पास से प्रिंटर है, कागज है और जो तार आता है उनको भी जब्त किया गया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।